हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप देख सकें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में ही नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि आपको पता है हमने जीरोथ लॉ कवर किया है, अब तक फर्स्ट लॉ कवर किया है। अगर आपको वो सारी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मैंने स्टार्टिंग से सारा कवर किया है, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाकर के आप उसे विजिट कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस देख करके आए ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो। सो वी आर मूविंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में सबसे पहले आपके पास आती है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो कैल्विन प्लैंक ने क्या कहा था, ये जो लॉ है हमारे पास थ्योरेटिकल फॉर्म में ही आता है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स ही देनी होती हैं। जब आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही डायरेक्ट कोट किया जाता है। इट इज तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफ कैल्विन प्लैंक, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट 100% ऑफ द एब्सॉर्ब्ड हीट इनटू वर्क। तो जैसा कि आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो 100% कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क आपको दे। आपने जो अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें क्या किया, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों ही टॉपिक कवर किए हैं। जब हमने हीट इंजन पढ़ा था तो उसमें क्या था, हमारे पास एक सोर्स होता था जो सोर्स ऑफ हीट होता था, ठीक, जो हायर टेम्परेचर T1 पे प्लेस किया होता था। और उसके नीचे हमारा क्या होता था, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या करता था, इस सोर्स से हीट लेकर के उसे वर्क में कन्वर्ट करता था, लेकिन पूरी की पूरी हीट को नहीं कन्वर्ट करता था वो वर्क में। अ पार्ट ऑफ हीट वो जो सा वर्क में कन्वर्ट करता था, और बाकी जो हीट रह जाती थी उसे वो कहाँ रिजेक्ट करता था, सिंक में रिजेक्ट करता था, जो कि वर्किंग सब्सटेंस के नीचे होती थी एट लोअर टेम्परेचर T2। तो अब हमने देखा कि किसी भी, हमने जब ये इंजन पढ़ा था तो हमने उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, सारी थ्योरी भी स्टडी की थी। और हमने देखा था कि हम कोई भी हीट इंजन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं डिजाइन कर सकते जो आपको 100% एफिशिएंसी दे, यानी 100% ऑफ हीट कन्वर्जन इनटू वर्क हो, कि जितनी की जितनी हीट उसने ली है सोर्स से वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और कोई वेस्टेज हो ही नहीं रही। ऐसा नहीं होता। जो भी है थोड़ा हम उसकी जो वेस्टेज को कम कर सकते हैं कि थोड़ी हीट जो है वो रिजेक्ट हो, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो नहीं कर सकते। ठीक, तो यही स्टेटमेंट आपकी कैल्विन प्लैंक की कह रही थी कि 100% कन्वर्जन ऑफ वर्क फ्रॉम हीट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। सो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है क्लोशियस स्टेटमेंट। क्लोशियस ने क्या कहा था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency which would transfer heat from a body at lower temperature to another body at higher temperature। ठीक, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट नाउ। देखिए आपने पहले क्या पढ़ा था, कल पहले तो एक हीट इंजन आपने पढ़ा था, उसके बाद हमने कवर किया था रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल था, जस्ट मैंने कहा था कि जो रेफ्रिजरेटर है इट इज जस्ट अपोजिट टू द हीट इंजन। क्यों, रेफ्रिजरेट हीट इंजन के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जो हीट ट्रांसफर कर रहे थे फ्रॉम हायर टू लोअर बॉडी, ठीक हो रही थी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हो रही थी। लेकिन जब हमने रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल स्टडी किया, हमने देखा कि हम हीट को उल्टा ट्रेवल करवा रहे थे, मतलब हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हीट को ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन ये ट्रांसफर, ये उल्टी जो ट्रांसफर है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल अननेचुरल वे होता है। ऐसा हम कर सकते हैं बशर्ते हमारा जो डिजाइन है उसके साथ क्या है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी जुड़ी हो जो वर्क करेगी हीट को मूव कराने के लिए फ्रॉम सिंक टू सोर्स, दैट इज फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर। तो क्लोशियस ने भी अपनी यही बात थ्योरेटिकल वे में कही है। उसने कहा कि अगर कोई सोचे कि मैं ऐसा डिवाइस डिजाइन कर सकता हूँ विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, जिसकी हेल्प से मैं जो एनर्जी है उसको फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर ट्रेवल करा सकूं, तो ये वो सोचे ना, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपने ऐसा करना है, ट्रांसफर ऑफ हीट करना है फ्रॉम लोअर टू हायर, उसके लिए आपको जो वर्किंग सब्सटेंस है उसके साथ कोई एक्सटर्नल एनर्जेंसी लगानी ही पड़ेगी, उसकी मदद से ही जो आपकी हीट है फ्रॉम लोअर टू हायर जाएगी। ठीक, हायर टू लोअर जाने के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा, क्योंकि उसका फिनोमिना ही है, हीट आपकी हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही मूव करती है, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी ही मूव करती है, कि आप पढ़ते आए, बेसिक है ये तो। ठीक, तो ये थी आपकी कैल्विन और प्लैंक, कैल्विन प्लैंक एंड क्लोशियस स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसी में हमारे पास एक और आगे आता है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्नोट साइकिल। सबसे पहले हम कार्नोट साइकिल की थोड़ी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ऑल्दो आपने इंजन पढ़ा है तो इट इज नॉट एज डिफिकल्ट, सेम वही चीज है,
लेकिन उसमें कैसे किस ये साइकिल पूरा कैसे चलता है, वो वर्क कैसे करता है, बेसिकली जो आपका कार्नोट साइकिल है वो फंक्शनिंग ऑफ कार्नोट इंजन को ही बताता है, लेकिन ना वेरी सिस्टमेटिकल मैनर। ठीक, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन में भी देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक सोर्स ऑफ हीट होता है, वहां भी इंजन के अंदर भी आपके पास सोर्स ऑफ हीट था। दैट सोर्स ऑफ हीट इज मेंटेन एट अ हायर टेम्परेचर T1 फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस ड्रॉज हीट। ठीक, ये बिल्कुल ठीक है, आपका जो सोर्स ऑफ हीट होता है वो क्या होता है, हायर टेम्परेचर पर रखा जाता है, और इस तरह रखा जाता है कि जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो इससे हीट ले सके। जो आपका सोर्स है उसे ये माना जाता है कि उसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर सकता है, एंड एज सच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर, और उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहता है। ऐसे होता है ना आपका कि आपका ऊपर क्या होता है, सोर्स होता है, सोर्स क्या होता है, टेम्परेचर T1 पे होता है, और इनमें इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट होती है। इस Q1 अमाउंट को हमने ये कंसिडर करके चले कि ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक, आप जितनी मर्जी हीट इस सोर्स से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, और फिर भी जो इसका टेम्परेचर है वो T1 पे ही मेंटेन रहता है, उसमें गिरावट नहीं आती, वो कम नहीं होता। और इससे हीट लेता कौन है, वर्किंग सब्सटेंस लेता है, आपका जिसने काम करना होता है, वर्किंग सब्सटेंस इससे Q1 हीट लेता है। ठीक, और फिर इसे वर्क में कन्वर्ट करता है, जो हमने निकाला था Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q2 क्या है, जितनी हीट ये क्या करता है, सिंक को रिजेक्ट करता है। ये सारा हमारा कार्नोट इंजन के अंदर आया था, स्टेप्स वही हैं। ठीक, तो ये तो इसने सबसे पहले बात की है सोर्स ऑफ हीट की। अब हम आते हैं सिंक। सिंक क्या होता है, सिंक इज मेंटेन एट अ फिक्स टेम्परेचर T2। सिंक का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, T2 होता है, टू विच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस कितने भी अमाउंट ऑफ हीट को सिंक को दे सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो इसकी क्या है, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एक्सेप्ट कर सकता है, येट उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, कांस्टेंट है T2 पे। ठीक, तो आपने पढ़ा सोर्स है जो हमेशा T1 पे रहेगा, आपका जो सिंक है वो T2 पे रहेगा। सोर्स क्या है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दे सकता है, और जो सिंक है उसकी क्या कैपेसिटी है कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट ले सकता है। अब हम बात करेंगे वर्किंग सब्सटेंस की। वर्किंग सब्सटेंस किस चीज को हम एज अ वर्किंग सब्सटेंस लेकर के चलते हैं, अ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस मीन्स कोई भी आइडल गैस है जो सी होती है आपकी, उसे अगर आप किसी सिलेंडर के अंदर फिल कर दें तो वो आपका किसका काम करेगा, वर्किंग सब्सटेंस का। इट इज कंटेन इन अ सिलेंडर विद नॉन कंडक्टिंग साइड, उसकी जो साइड्स होनी चाहिए, वॉल्स होनी चाहिए, वो नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि वो बाहर ना निकल जाए, बट हैव अ परफेक्टली कंडक्टिंग बेस। लेकिन उसका जो बेस होता है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक, आप देखिए जब आपका सोर्स था, ठीक, फिर वर्किंग सब्सटेंस है, तो इसका जो ये बेस होता है वर्किंग सब्सटेंस का वो क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। कंडक्टिंग क्यों होना चाहिए, तभी तो यहाँ से हीट निकलेगी। और ये जो वॉल्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए आपकी वॉल्स, ताकि वॉल से कोई हीट रिजेक्ट ना हो। हीट जो भी रिजेक्ट हो वो बेस से जाए, और कहाँ पे जाए, सिंक पे जाए। ठीक, जो एट टेम्परेचर 2 ये T1 पे है, और जो सिंक है वो टेम्परेचर T2 पे है। तो ये तो थी हमारी बेसिक कंस्ट्रक्शन जो आपको पता ही है, आपने हीट इंजन जब स्टडी किया था तब भी हमने यही प्रोसेस स्टेप्स फॉलो किए थे। नेक्स्ट आता है थ्योरी इसकी। अब हमें पता है जो कार्नोट साइकिल है बेसिकली उसके 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब आपको पता है कि वो प्रोसेस होती है जिसमें आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्या होता है, अगर एक्सपेंशन हो रही है ना, और अगर आपकी जो गैस है एक्सपेंड कर रही है, अगर उसका टेम्परेचर फॉल भी करता है, हीट लॉस भी होती है, तो वो क्या करती है, सराउंडिंग से हीट ले लेती है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अगर किसी तरह हीट बढ़ गया है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज हो गया है, तो वो क्या करेगी, वो जो हीट है उसे क्या कहाँ रिजेक्ट कर देगी, सराउंडिंग में, ताकि इन ऑल एट लास्ट उसका जो टेम्परेचर है वो जितना है उतना ही रहेगा। तभी उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा गया, एक्सपेंशन। सेकंड आती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक का भी आपको पता है वो प्रोसेस जिसमें आपकी हीट नहीं लॉस होती, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का जो एक्सचेंज होता है वो जीरो होता है, ना तो हीट एंटर करेगी सिस्टम के अंदर, ना ही सिस्टम से बाहर जाएगी। फिर थर्ड में आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हम पढ़ेंगे अब ग्राफिकल फॉर्म में, मैं आपको दिखाऊंगी इसे। तो ये आपकी कार्नोट साइकिल है जो आपका क्या शो कर रहा है, आप अब पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है और कहाँ कंप्रेशन हो रही हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट कि कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडल गैस, जिसे हमने कहाँ रखा है, इट इज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। लेट V1 P1 एंड T1 बी द इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस।
So initial stages of the gas is represented by a point A on PV डायग्राम। तो आपकी जो सी क्या थी, इनिशियल पॉइंट पे है आपकी पीवी डायग्राम हमने ड्रॉ किया, उसके अंदर मैंने ये ग्राफ बनाया। सबसे पहले जो आपकी हमने क्या लिया, एक आइडल गैस लिया सिलेंडर के अंदर, और वो पॉइंट ए पर है। मान लीजिए उस गैस का क्या है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और वो टेम्परेचर T1 पे प्लेस की गई है। ठीक, तो अब जो प्रोसेस हो रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कैसे चेंज होगा, ये कैसे ग्राफिकल फॉर्म में साइकिल आगे चलता है, उसे हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारी प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लेट द गैस ऑन द सोर्स बी अलाउड टू एक्सपैंड बाय स्लो आउटवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन। जो हमारी गैस थी हम उसे क्या करें, इट इज अलाउड टू एक्सपैंड बाय मोशन ऑफ द पिस्टन। पिस्टन को ऊपर मूव कर रहे हैं हम, ताकि जो आपकी गैस है वो इजिली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। सिंस इट एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रॉम द सोर्स थ्रू द कंडक्टिंग बेस ऑफ द सिलेंडर, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है जब एक्सपेंशन हो रहा है, भले एक्सपेंशन के कारण क्या होता है कि उसकी जो हीट अमाउंट है वो कम हो जाती है, लेकिन आपकी गैस क्या करेगी, जितनी हीट उसमें कम हुई है उतनी वो क्या करेगी, सोर्स से एब्जॉर्ब कर लेगी। क्योंकि आपका वर्किंग सब्सटेंस कहाँ है, बिलो द सोर्स है, और जो सोर्स का आपका बेस मैंने क्या बताया था, कंडक्टिंग बताया था। इट इज लाइक कि आपका ये क्या है, सोर्स है, ठीक, और इसका बेस क्या था, कंडक्टिंग था, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका, वर्किंग सब्सटेंस। ठीक, तो अभी क्या करेगी, उतने ही रिक्वायर्ड अमाउंट में आपकी जो सी गैस है वो एनर्जी कहाँ से, सोर्स से ले लेगी, और जो आपका टेम्परेचर है वो अगेन कांस्टेंट रहेगा। सो इस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें आपकी गैस तो एक्सपैंड की लेकिन जो आपका टेम्परेचर था वो फिक्स रहा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व ए बी। दिस इज द कर्व, ये जो कर्व ए बी है वो किसको दिखा रही है, आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन को दिखा रही है। ठीक, let the amount of heat absorbed in the process be Q1 and W1 be the corresponding amount of work done by the gas in expanding isothermally from A to B। A से B में जाने एक्सपेंशन करते वक्त जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब की है वो कितनी की है, Q1। इस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कितना वर्क डन किया उस गैस ने, W1 वर्क डन किया। ठीक, तो अब हम क्या निकालेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला है, Q1 इक्वल्स टू वर्क डन, क्योंकि जितनी हीट की थी उतना ही वर्क डन हुआ, इट इज इक्वल्स टू पी डी वी, इंटीग्रेटिंग मूविंग फ्रॉम द वॉल्यूम V1 टू V2। तो ये आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही वर्क डन जो है एक्सपेंशन ऑफ गैस के अंदर ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव करके दिखाया है। अगर आपने नहीं पता लग रहा आपको ये कैसे आया, तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं इस थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक की वो आप विजिट कर सकते हो, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास ये RT1 log टू द बेस EV2 बाय V1 आ जाएगा। और अगर आप ये देखें तो ये कौन सा एरिया है, ABMKA, ये वाला, क्योंकि आपने ये कर्व ली थी ना, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को दिखा रही थी ये कर्व, तो आपका जो एरिया होगा वो इसी कर्व के नीचे होगा। अगर आप B के नीचे यहाँ लेकर के जाएं तो कोरेस्पॉन्डिंग आपको क्या M पॉइंट मिलेगा, और A के नीचे अगर आप कोरेस्पॉन्डिंग लेकर के जाएं एक्सपेंड करके तो K पॉइंट मिलेगा। तो आपका जो ये पूरा कर्व है वो कौन सी है, ABMK। ये जो एरिया है वो आपको क्या देगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन देगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स। आपने क्या किया, सिलेंडर को अब सोर्स से हटा दिया, क्योंकि अब आपको हीट अमाउंट नहीं चाहिए। अब आपने क्या कहना, क्योंकि एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है कि ना तो हम सिस्टम के अंदर कोई हीट लेते हैं, ना ही सिस्टम से कोई हीट बाहर जाने देते हैं। ठीक, तो अब आपने, क्योंकि अब आपने जो सिलेंडर है इट इज आपने सोर्स से हटा लिया है, क्योंकि सोर्स का क्या काम होता है, हीट देना, और हीट अब हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस चल रही है। तो इसीलिए हमने इस सिलेंडर को क्या किया, सोर्स ऑफ हीट से रिमूव कर लिया, और कहाँ पे रख दिया, किसी भी एक परफेक्टली इंसुलेटेड पैड के ऊपर प्लेस कर दिया। नाउ द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम B टू C, और गैस को हमने अलो किया एक्सपैंड करने के लिए B टू C, जहां उसका जो वॉल्यूम था वो V2 से V3 चेंज हुआ, और जो प्रेशर था वो P2 से P3 चेंज हुआ। सिंस द गैस इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द साइड, आपको पता है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हमने इसीलिए जो गैस है उसको हर जगह से थर्मली आइसोलेटेड किया, इंसुलेटेड किया हुआ है, ताकि कोई भी हीट ना तो बाहर जाए ना ही बाहर से अंदर आए। सो उस केस के अंदर जब एक्सपेंशन होगा एडियाबैटिकली तो ऑफकोर्स टेम्परेचर फॉल करेगा।
आइसोथर्मल के केस में तो जो टेम्परेचर फॉल करता था या हीट लॉस होती थी, हम उतनी इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से लेकर के उस टेम्परेचर को मेंटेन कर देते थे। लेकिन ये ठहरी एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें तो बाहर से हीट आ ही नहीं सकती। तो जब एक्सपेंशन हुआ है ना, एक्सपेंशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाते हैं, तो आपका जो हीट फॉल होगी ही होगी। ठीक, तो उसमें जो आपका टेम्परेचर है वो क्या है, T2 हो जाएगा फॉल होकर के। और एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक बोलेंगे। और ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, कर्व BC से। तो ये जो कर्व कहाँ है, BC से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और हमारा जो वर्क डन है वो क्या आएगा इस चीज के अंदर, अगर हम एक्सप्लेन करें, लेट W2 बी द वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंडिंग फ्रॉम B to C। और वर्क डन की जो हम एडियाबैटिक के अंदर जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है। ये भी, ये जो फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी प्री डिराइव्ड है, उन्हें मैंने डायरेक्ट यहाँ पुट किया है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, एंड T2 माइनस T1 इज द फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और नीचे क्या है, 1 माइनस गामा। गामा क्या होता था आपका, CP/CV, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रेशो होती थी, ये जो वैल्यू थी हमने गामा की थी। ये जब डिराइव किया था उस टाइम हमने ये चीज यूज करी थी। और ये जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, एरिया अंडर द कर्व BCNB। लेट मी शो यू, एरिया अंडर द कर्व BCNB, BCNMB, एन सॉरी यहाँ MB। ठीक, तो ये जो एरिया अंडर दिस कर्व होगा वो वर्क डन B2 देगा। और कौन सा वर्क डन था ये, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब आती है आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन की बात करते हैं। नाउ सिलेंडर इज रिमूव फ्रॉम द सोर्स एंड इज प्लेस्ड ऑन अ परफेक्टली सिंक एट टेम्परेचर T2। अब हमने क्या किया, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मीन्स वो नहीं चेंज होना चाहिए, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। कंप्रेशन कर रहे हैं यानी पिस्टन को नीचे मूव कर रहे हो आप। जब आप कंप्रेस्ड करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और जो उनका हीट अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगा। ऑफकोर्स जब हीट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, पर कंडीशन यहाँ क्या है कि टेम्परेचर को क्या रखना है, फिक्स रखना है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा हीट हमारे सिस्टम के अंदर आ गई है उसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा टू सराउंडिंग। तो इसीलिए रिजेक्शन, हम हीट रिजेक्ट कहाँ करते हैं, सिंक में करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि ये वर्किंग सब्सटेंस को अब हमारे किसके ऊपर रखा है, सिंक के ऊपर रखा है, ताकि जो हीट एक्स्ट्रा आई है उसे हम सिंक को इजिली रिजेक्ट कर सके। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ भी यही कहा है कि इट इज प्लेस्ड ऑन अ परफेक्टली सिंक एट टेम्परेचर T2। द पिस्टन मूव्स इनवर्ड सो दैट गैस इज कंप्रेस्ड टू प्रेशर P4 एंड वॉल्यूम V4। और गैस को इतना कंप्रेस किया गया है ताकि उसका जो प्रेशर है वो P3 से कहाँ चेंज हो जाए, P4 हो जाए, और जो वॉल्यूम है वो V3 से V4 की तरफ चला जाए। सिंस द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंप्रेशन इज पास टू द सिंक सो दैट टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कॉन्स्टेंट एट T2। क्योंकि जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई थी उसे हमने कहाँ पास कर दिया, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हुई थी, जो हीट क्या कर सकती थी, टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती थी, तो वो हीट हमने कहाँ पास कर दी, सिंक को कर दी। क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इट मस्ट रिमेन एज इट वॉज। ठीक, सो द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट T2 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइसोथर्मल कर्व CD। और ये क्या दिखा रहा है आपका, CD दिखा रहा है। देखिए AB ने क्या दिखाया था आपका, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सॉरी, अब CD क्या दिखा रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक, और जो वर्क डन आएगा इट इज ऑल्सो गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व CD। क्या आएगा वो एरिया अंडर द कर्व CD, CNLD, ये आएगा। CNLD का जो एरिया है ये नीचे वाला, ये आप देख रहे हैं पूरा, ये किसके लिए है, दिस इज द वर्क डन। So let Q2 be the heat rejected to the sink and W3 is the amount of work done by the gas in compressing it isothermally from a state of C to D। तो W3 वर्क किया गैस ने, है ना, इन आइसोथर्मल कंप्रेसिंग के अंदर, इन गोइंग फ्रॉम अ स्टेट C to D, एंड Q2 वाज द हीट रिजेक्टेड। तो हमारे पास वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, -PdV आएगा। ये Q2 क्योंकि हीट वर्क हमने करना पड़ा बाय द ऑन द सिस्टम था ना वर्क डन, तो इसीलिए इसे नेगेटिव लेकर के चले हम। ये मैंने जो साइन कन्वेंशंस थे वो भी डिस्कस किए थे, तो वो भी आप लोग प्रीवियस वीडियोस जाकर के स्टडी कर सकते हो। बाकी जो आपका एक्सप्रेशन है वही है, RT2 log V4/V3 आ जाएगा।
और ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया सी डी एल एन सी को, माइनस सी डी एल एन सी, ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व है सी डी के अंडर का, एंड द वॉल्यूम जो आपकी एक्सिस है उसके अंडर जो उसके अबव जो है एरिया, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब नेक्स्ट आती है आपकी लास्ट, एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है, द सिलेंडर इज अगेन प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटेड पैड। ऑफ कोर्स एडियाबैटिक वही कंडीशन है कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, इसीलिए इसे इंसुलेटेड पैड पर रखा गया है। द पिस्टन इज फर्दर मूव्ड डाउनवर्ड सो दैट गैस इज कंप्रेस्ड टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड प्रेशर P1। ठीक, अब पिस्टन ऑफ द गैस को इस तरह मूव किया गया ताकि वो अपने इनिशियल वॉल्यूम V1 पे आ जाए और प्रेशर क्या आ जाए उसका, P1 हो जाए। So as the gas is insulated from all the side, heat produced raise the temperature of the gas to T1 and this will change represented by the curve dA। तो इसी तरह जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका जो प्रेशर है वो भी चेंज होगा और जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू द जनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व dA। So let and W4 with the work done by the gas in compressing it adiabatically सेम है। उसके बाद आप W4 की जो वैल्यू निकालेंगे वो आपके पास क्या निकल के आएगी, वो आएगा एरिया DA KLD, ये वाला एरिया DA KLD, ये जो सा आपको लंबा दिख रहा है ना, ये वो जो एरिया है वो आपको क्या देगा, W4 देगा, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एडियाबैटिक। सो नेक्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय द इंजन पर साइकिल। इस पूरे साइकिल में कितना वर्क डन हुआ बाय द इंजन वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप देखें तो फर्स्ट आता है सबसे पहले टोटल वर्क डन बाय द गैस। स्टेप 1 और 2 के अंदर क्या था, एक्सपेंशन हो रही थी हमारी, ठीक है। तो एक्सपेंशन में हमें पता था जो काम किया गया है वो किसने, गैस ने किया है। कंप्रेशन के अंदर जो काम करते हैं हम करते हैं पिस्टन को कंप्रेस करके, लेकिन जो एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन का काम वर्क डन बाय द गैस होता है। तो स्टेप 1 एंड 2 में हमने वर्क डन बाय द गैस को ऐड किया विच इज W1 प्लस W2। और जो सेकंड में क्या आएगा, टोटल वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हुआ वो कहाँ था, स्टेप 3 और 4 में। इसीलिए हमने स्टेप 3 और 4 में जो वर्क डन की वैल्यू थी वो नेगेटिव ली थी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कि जो काम हमने किया हम करते हैं उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं ऑन द गैस के लिए। 3 और 4 तो हमने W3 प्लस W4 दोनों को ऐड किया। So net work done by the gas in complete cycle is given by the W, which is equals to sum of all the 4 work done during each curve, that is W1 plus W2। क्योंकि ये दोनों माइनस साइन के साथ है ना, तो हम लोग we can just put a minus with them कि माइनस W3 plus W4। जैसा कि हमें पता है कि W2 और W4 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज W2 और W4 कैंसिल किया जा सकता है। तो नेट हमारे पास क्या आएगा कि W क्या आएगा हमारे पास, W1 माइनस W3, ठीक। और W जो वर्क डन हम निकालते आए थे हमारा कहाँ था, ये हीट इंजन के अंदर जो हमारा वर्क डन निकल करके आया था, या जो हमारा दूसरा उसके अंदर था रेफ्रिजरेटर के अंदर भी हमारा नेट वर्क डन यही निकल के आया था, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्टेड टू द सिंक एंड इट इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो अब ये क्या होगा, जो नेट वर्क डन होगा हमारा, इट इज गिवन बाय द एरिया ABMKA प्लस एरिया BCNB, यानी W1 और W2 का जो एरिया आया था उसकी एडिशन करेंगे हम। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, W3 और W4 का जो एरिया, तो नेट हमारे पास एरिया आएगा वो क्या आएगा, अंडर द कर्व ABCDA, दैट इज ABCDA, ठीक। तो ये जो एरिया है इनक्लोज्ड बाय द कर्व वो हमें क्या देगा, नेट वर्क डन बाय द इंजन पर साइकिल देगा। So hence in Carnot heat engine net work done by the gas per cycle is numerically equal to the area of the loop representing the cycle। ठीक, तो जो नेट वर्क डन आता है वो किसके बराबर होता है, जो एरिया ऑफ द लूप होता है उसके बराबर होता है। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट मैकेनिकल वर्क डन बाय पर साइकिल बाय द गैस टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर साइकिल फ्रॉम द सोर्स। यानी ईटा हमने पहले भी डिस्कस किया था, एफिशिएंसी होती है और ये क्या होती है, कितना काम किया गया वो W ऊपर आता है, और अपॉन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट ली, यानी हीट का कितना पोर्शन वर्क में कन्वर्ट किया गया, तो वो आता है W बाय Q1। और W की वैल्यू जो थी वर्क डन की नेट वो क्या थी, Q1 माइनस Q2 थी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, वही सेम वैल्यू जो हीट इंजन में आई थी आपकी
ईटा की एफिशिएंसी की वो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 थी। अब जो Q2 अपॉन Q1 है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन का जो रिलेशन था उससे हम लोग T2 बाई T1 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारे पास ये आता है T2 बाई T1। इसे आप Q2 अपॉन Q1 की जगह पुट कर सकते हैं। ये भी मैंने लास्ट रिलेशन में किया है वैसे। तो ईटा की जो फॉर्म, टेम्परेचर की फॉर्म में ईटा क्या आता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इससे अब हमें क्या पता लगता है कि जो इक्वेशन 7 है, इट रिवील्स दैट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर T1 of the source and temperature T2 of the sink, but efficiency does not depend upon the nature of the working substance। इस एफिशिएंसी में टेम्परेचर का जिक्र है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब या हीट रिजेक्टेड का भी जिक्र है, लेकिन इसमें क्या है, वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि उसका कोई रिलेशन हमारे पास नहीं आ रहा। ऑन द राइट साइड एज इट इज लेस देन 1 पता चल रहा है हमें, तो इससे पता चलता है कि जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की वो लेस देन 100% होती है। दैट इज वो कभी भी 100% नहीं हो सकती। 100% कन्वर्जन ऑफ वर्क फ्रॉम हीट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम कहते हैं फॉर ईटा इक्वल्स टू 1, ईटा अगर एफिशिएंसी को मैं 100% या 1 करना चाहती हूँ तो या तो मुझे T1 को इनफाइनाइट करना पड़ेगा या T2 को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों ही जो कंडीशन है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ना तो मैं सोर्स के टेम्परेचर को इनफाइनाइटली लार्ज कर सकती हूँ, इनफाइनाइट कर सकती हूँ, और ना ही सिंक के टेम्परेचर को 0 कर सकती हूँ, ठीक। As source at infinite temperature or sink at 0 Kelvin are not attainable, so Carnot heat engine cannot have 100% efficiency। तो इससे पता चलता है कि जो कार्नोट हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो दैट इज, अब हमारे पास जो एक रिलेशन है, फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखते हैं, Q2 अपॉन Q1 किसके बराबर हम लोगों ने डिराइव किया था, वो था T2 अपॉन T1। व्हेन T2 इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0 केल्विन, जो अगर मेरा जो T2 है अगर वो 0 केल्विन नहीं है टेम्परेचर ऑफ द सिंक, तो जो Q2 है वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, वो भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मेरा कुछ टेम्परेचर, स्पेसिफाइड टेम्परेचर है उसका सिंक का, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हीट जो सी है वो सिंक के अंदर गई है। इससे भी पता चल रहा है कि पूरी की पूरी हीट जो सी है वर्किंग सब्सटेंस ने खुद यूटिलाइज नहीं की, बल्कि कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो सिंक में रिजेक्ट जरूर हुआ है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि दिस कन्वर्जन 100% कन्वर्जन ऑफ heat to work is not possible, that is some heat must be rejected to the sink। So this is all about the Carnot heat engine and a Carnot cycle, efficiency of engine। हमने पूरा साइकिल को एक्सप्लेन किया। ये सब चीजें आपको होपफुली आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर आती है कार्नोट थ्योरम बताई गई। तो कार्नोट थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इसकी ये स्टेटमेंट ही है सिर्फ आपके सिलेबस में। तो ये थ्योरम कहती है कि वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 ऑफ हॉट रिजर्वायर एंड T2 ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर किसको बोला है, यहाँ पे सोर्स को बोला है, जो कि इनफाइनाइट हीट का सोर्स होता है, ठीक। और जो T2 वो किसको बोला गया, सिंक को बोला गया। नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी मोर देन द कार्नोट इंजन। जो आपने कार्नोट इंजन दिखाया है वो आइडल सिचुएशन में दिखाया है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है, और कोई इंजन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से भी ज्यादा हो, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। जैसे कि आपने एफिशिएंसी का जो रिलेशन था वो भी डिराइव किया, उसमें हमने देखा कि वो सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, लेकिन नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस के बारे में कोई बात नहीं आती। वहां कोई ऐसा रिलेशन या पैरामीटर वहां प्रेजेंट नहीं है जो वर्किंग सब्सटेंस को डिफाइन करे। तो हम कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट हीट इंजन की वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस है। So this is all about Carnot cycle and Carnot theorem. So we'll stop it here today. So this is all about the topic. Hope you understood the concept well. So if you understood it, so don't forget to subscribe my channel Science Analytica for further videos. Thank you so much.